हेलो, मैं चेतनलाल रेगर, स्वाचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा। मैं आज आपको बीए पार्ट थर्ड के सेकंड प्रश्न पत्र समाजशास्त्र का, जो कि सामाजिक मानव शास्त्र है, के संदर्भ में चर्चा करूँगा। जैसे कि मैंने कि पूर्व के जो कालांश हुए, लेक्चर हुए, उसमें मैंने बताया था कि सामाजिक मानव शास्त्र क्या है, और सामाजिक मानव शास्त्र के अंतर्गत जो आदिम समाजों का अध्ययन किया जाता है, उन जनजाति के संदर्भ में हमने चर्चा की थी। आज हम सामाजिक संरचना के लिए जो बेसिक आधार है, जो कि जनजातियों में भी देखने को मिलता है, उसमें है विवाह। विवाह क्या है, इस संबंध में हम चर्चा करेंगे। विवाह के संदर्भ में जो बातें समाजशास्त्रियों ने कहा है, उनका यह कहना था कि मानव ही नहीं बल्कि मानव के अतिरिक्त अन्य जितने भी प्राणी हैं, सब अपनी यौन इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, लेकिन केवल उनका केवल दैहिक आधार है, और वे शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही यौन संबंध स्थापित करते हैं। मानव में यौन इच्छाओं की पूर्ति का आधार अंशतः दैहिक भी है, अंशतः सामाजिक एवं अंशतः सांस्कृतिक भी है। अर्थात यौन इच्छाओं की पूर्ति विवाह नामक संस्था को जन्म देती है, और विवाह परिवार एवं नातेदारी का एक आधार है। तो कहने का तात्पर्य, विवाह जो है प्रत्येक समाज में पाया जाता है। उसका जो स्वीकृति का जो आधार है, वो अलग अलग धर्म में संस्कृति के आधार पर उसको अलग अलग मान्यता प्रदान की गई है। तो इसके संदर्भ में कुछ समाजशास्त्रियों ने इसको परिभाषित करने का प्रयास किया है कि विवाह हम किसे कहेंगे। तो इसमें वेस्टरमार्क नामक एक समाजशास्त्री हुए थे, उन्होंने कहा था कि विवाह एक या अधिक पुरुषों का एक या अधिक स्त्रियों के साथ होने वाला वह संबंध है जिसे प्रथा अथवा कानून स्वीकार करता है, जिसमें विवाह करने वाले व्यक्तियों और उससे पैदा हुए संभावित बच्चों के एक दूसरे के प्रति होने वाले अधिकारों एवं कर्तव्यों का समावेश होता है। तो इसी प्रकार से लूसी मेहर ने भी विवाह के संदर्भ में अपनी परिभाषा दी है, और उन्होंने कहा था कि वह स्त्री पुरुष का ऐसा योग है जिसमें स्त्री से जन्मा बच्चा माता पिता की वैध संतान माना जाए। इसी प्रकार से W.H.R. रिवर्स ने भी कहा कि जिन साधनों द्वारा मानव समाज यौन संबंधों का नियमन करता है, उन्हें हम विवाह की संज्ञा दे सकते हैं। इसी प्रकार से और भी समाजशास्त्री हुए, जिन्होंने भी विवाह के संदर्भ में अपनी अपनी परिभाषाएं दी। अब संक्षिप्त में हम अगर विवाह की उत्पत्ति के बारे में अगर जानने का प्रयास करें, तो विवाह की उत्पत्ति एवं इतिहास परिवार से अलग नहीं है। आगे परिवार नामक जो संस्था, उसके अंतर्गत हम उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। हाँ, लेकिन विवाह संबंधी कुछ निषेध हैं जिसके आधार पर हम उसको समझ सकते हैं, जिसमें निकटाभिगमन निषेध है, बहिर्विवाह है, अंतर्विवाह है। निकटाभिगमन निषेध या अगम्य गमन भी इसको कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, माता पिता एवं संतान तथा भाई बहनों में यौन संबंध सभी समाजों में निषिद्ध माने गए हैं। यदि इन प्राथमिक संबंधों में यौन संबंध स्थापित करने की अनुमति होती, तो परिवार, विवाह एवं नातेदारी से संबंधित अनेक विस्तृत व्यवस्थाएं अनावश्यक हो जाती। तो प्राचीन काल में मिस्र, फारस, पीरू, हवाई द्वीप, इनका एवं कांगोई कुछ जनजातियों में यह प्रथा अवश्य प्रचलित थी, किंतु ये राज परिवारों तक ही सीमित थी। तो इन लोगों का विचार था कि इस प्रकार के विवाह से रक्त की शुद्धता बन लेती है, अर्थात परिवार के बाहर विवाह करने पर शाही रक्त अशुद्ध हो जाएगा। अतः उच्चतम राजा वह माना जाता है जो भाई बहन के परस्पर विवाह से उत्पन्न होता है। तो मिस्र में शाही परिवार के लोग अपनी पुत्रियों के विवाह कर लिया करते थे। तो इन अपवादों को छोड़कर निकटाभिगमन को कहीं भी प्रोत्साहन नहीं मिला। अर्थात कह सकते हैं कि निकटाभिगमन का मतलब ये है, इसके संदर्भ में मोल्डॉक ने भी कहा था कि यदि इसके सहभागी एक दूसरे के वास्तविक, काल्पनिक या कृत्रिम नातेदारी
के बंधनों से इस प्रकार से बंधे हुए हैं कि उनके यौन संबंध सांस्कृतिक रूप से मना है, तो ये निकटाभिगमन की श्रेणी में आता है। इसी प्रकार ब्राउन ने भी कहा था कि सही शब्दों में कहे तो निकटाभिगमन यौन संबंधी पाप या अपराध हैं जो परिवार के निकट संबंधियों जैसे पिता पुत्री, माँ पुत्र, भाई बहन के बीच यौन संबंधों के कारण पनपता है। तो ये एक तरह से विवाह संबंधी निषेध के अंतर्गत आ गया। दूसरा जो है विवाह बहिर्विवाह। बहिर्विवाह के अंतर्गत क्या है कि इसमें निकटाभिगमन को रोकने के लिए इसका जन्म हुआ। यानी कि बहिर्विवाह से तात्पर्य एक व्यक्ति जिस समूह का सदस्य है उसके बाहर विवाह करे, इसको हम बहिर्विवाह कहते हैं। इसी प्रकार से तीसरा जो बताया है बहिर्विवाह के अंतर्गत अंतर्विवाह। अंतर्विवाह के अंतर्गत जो जनजाति है, जो समुदाय है, वह एक व्यक्ति को अपने समूह में विवाह करना होता है। अर्थात अंतर्विवाही के रूप में कोई भी वंश, गोत्र, युग, संगठन या उपजाति, जनजाति या कोई भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले वे लोग हो सकते हैं। इसके संदर्भ परिभाषा भी है कि अंतर्विवाह से तात्पर्य उस विनिमय का जिसमें अपने समूह में से विवाह साथी चुनना अनिवार्य होता है। तो इस प्रकार से ये विवाह संबंधी कुछ निषेध बताए गए हैं, अर्थात निकटाभिगमन, बहिर्विवाह और अंतर्विवाह। इस तरह के जो है विवाह संबंधी कुछ निषेध बताए हैं। फिर भी जनजातीय समुदायों में विवाह के, जनजातियों में जीवन साथी को चुनने के कुछ तरीके बताए हैं, जिसको हम विवाह के प्रकार न करके विवाह की श्रेणियाँ कर सकते हैं कि कौन कौन से तरीके हैं जिसके आधार पर जनजातीय में जीवन साथी का चयन किया जाता है। तो उसमें पहला है परिवीक्षा विवाह, यानी मैरिज बाई प्रोबेशन। इस प्रकार के विवाह में पति पत्नी को कुछ समय के लिए विवाह से पूर्व साथ रहने का अवसर दिया जाता है, जिसमें वे एक दूसरे के स्वभाव को समझ सकें और यौन अनुभवों को प्राप्त कर सकें। यदि इस अवधि में दोनों में पूर्ण सामंजस्य हो जाता है तो उनका विवाह करवा दिया जाता है। इस प्रकार का विवाह दारुलूम और कोकी जनजाति में पाया जाता है। तो इस प्रकार का जो विवाह ये परिवीक्षा विवाह के श्रेणी में गिना गया है। दूसरा विवाह हरण विवाह। इस प्रकार के विवाह में कन्या का अपहरण करके उसके साथ विवाह किया जाता है। यानी मैक लेलन का मत है कि उद्विकासीय क्रम में विवाह का सर्वप्रथम तरीका हरण विवाह था। यानी समाज के विकास एवं नवीन कानून के प्रभाव से इस प्रकार के विवाह समाप्त होते जा रहे हैं। तीसरा है परीक्षा विवाह, मैरिज बाई ट्रायल। अर्थात इस प्रकार के विवाह में एक पुरुष के साहस और शौर्य की परीक्षा ली जाती है, जिसमें खरा उतरने पर उसका विवाह कर दिया जाता है। कुछ जनजातियों में विवाह के इच्छुक युवाओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वे विवाह से पहले अपना पराक्रम सिद्ध करें। यदि ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तो उन्हें यह अधिकार होता है कि वे अपनी मनपसंद लड़की से विवाह करें। गुजरात के भीलों में शौर्य की परीक्षा एक उत्सव में ली जाती है। होली के अवसर पर उसमें गोल गादेड़ो नामक उत्सव मनाया जाता है। यानी कि एक खम्बे या खजूर के जो पेड़ होता है पर नारियल व गुड़ बांध दिया जाता है और इस खम्बे या पेड़ के चारों ओर गांव के कुंवारे लड़के लड़कियां दो घेरों में नृत्य करते हैं और भीतर का घेरा लड़कियों द्वारा बना होता है और बाहर का घेरा लड़कों द्वारा। तो ढोल आदि बजाए जाते हैं और नृत्य किया जाता है। नृत्य के दौरान ही लड़के लड़कियों के घेरे को तोड़कर खम्बे भर से नारियल या गुड़ प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। लड़कियां ऐसा करने वाले को झाड़ू से पीटती है व काटती है, नोचती है, यहाँ तक कि कपड़े खींचती है। तो इस पर भी यदि व्यक्ति नारियल व गुड़ खाने में सफल हो जाता है तो वह उस घेरे की लड़कियों में से अपनी मनपसंद लड़की से विवाह करने का अधिकारी होता है। तो इस प्रकार के विवाह को परीक्षा विवाह कहा गया है। इसी प्रकार चौथा जो विवाह है वो है क्रय विवाह, अर्थात मैरिज बाई परचेज। इस प्रकार के विवाह में वधु प्राप्त करने के लिए वधु के माता पिता या उसके रिश्तेदार को कुछ धन राशि वधु मूल्य के रूप में देनी होती है। क्रय विवाह का सदा ये अर्थ नहीं कि वधु का व्यापार किया जाता है। कई समाजों में तो ये मूल्य सिर्फ दिखावे के लिए होता है, उससे अधिक धन तो दूल्हे को दहेज में दे दिया जाता है।
तो साइबेरिया की किर्गिज जनजाति में वधू मूल्य इतना अधिक है कि एकाधिक पत्नी रखना कठिन है और लोग साधारण तलाक भी नहीं देते, क्योंकि उसके बाद विवाह करने का अर्थ है बड़ी मात्रा में धन जुटाना, जो कि कठिन कार्य है। तो इस प्रकार से वधू के मूल्य के आधार पर जो क्रय किया जाता है वह विवाह को क्रय विवाह की श्रेणी में माना गया है। पांचवा है सेवा विवाह। वधू मूल्य को चुकाने का एक तरीका ये भी है कि दामाद अपने सास ससुर की सेवा करें और उसके बदले में उसकी पुत्री को पत्नी के रूप में प्राप्त करें। तो कहने का तात्पर्य, जो कोई भी लड़की का विवाह करना चाहे तो वो जो दामाद है वो अपने सास ससुर की सेवा के रूप में बदले में उसकी पुत्री से विवाह प्राप्त कर सकता है। तो इस तरह के विवाह को सेवा विवाह कहा गया है। इसी प्रकार विनिमय विवाह, मैरिज बाय एक्शन। वधू मूल्य से बचने का एक तरीका यह है कि दो परिवार आपस में स्त्री का लेन देन कर लें। एक भाई की शादी के लिए दूसरे परिवार में उसकी बहन दे दी जाती है और बदले में बहन के पति की बहन से विवाह कर लिया जाता है। तो इस तरह के विवाह को विनिमय विवाह कहा गया। अर्थात ऑस्ट्रेलिया तथा टोरेस स्ट्रेट द्वीप समूह में यह प्रथा विशेष रूप से देखी जा सकती है। तो नंबर 7वां है सहमति या सपलायन विवाह यथा बाल विवाह प्रथा जनजातियों में साधारणतः कम ही रही है। अधिकांश युवक और युवतियों की सहमति से विवाह होते हैं और माता पिता उनके निर्णय की पुष्टि औपचारिक रूप से कर देते हैं। तो जिन जनजातियों में युवा गृहों का प्रचलन है उनमें युवतियां अपना जीवन साथी चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। कभी कभी माता पिता द्वारा युवक युवतियों को विवाह करने की स्वीकृति नहीं दी जाती तो वह सहपलायन कर जाते हैं और पलायन किए हुए व्यक्ति को या तो दोनों पक्ष के लोग गांव लौटा के ले आते हैं या संतान होने पर वे स्वयं लौट आते हैं तो उन्हें सामाजिक स्वीकृति मिल जाती है। तो चीनी जनजाति में भाई बहन का विवाह तय करता है। जब कोई साथी नहीं ढूंढ जाता तो बहन अपने प्रेमी के साथ विवाह कर सकती है। तो कहने का तात्पर्य, इस तरह को हम राजकुशी विवाह भी कह सकते हैं। तो सहमति और पलायन विवाह जो है वो 7वां प्रकार जीवन साथी चुनने का 7वां तरीका है। तो अंतिम और है उसमें नंबर 8वां हठ विवाह। हठ विवाह इस प्रकार के विवाह में लड़की जिस व्यक्ति से विवाह करना चाहती है उसके घर पर जबरन जाकर रहने लगती है। उसे वहाँ उस समय अपमान भी सहना पड़ता है जब तक लड़के के माता पिता उसे बहू के रूप में स्वीकार न कर ले। इस प्रकार से वह उसके जाके वहाँ रहने लग जाती है। तो इस प्रकार के जो विवाह है बिरहोर हो ओराम्ब कमार कुंडा लोगों में पाया जाता है। तो ये है हठ विवाह। फिर है 9वां है दत्तक विवाह। इस प्रकार के विवाह में दामाद को गोद दिया जाता है और उससे ही पुत्री का विवाह करवा दिया जाता है। तो जापान में दास प्रथा है, परंतु दास का वहाँ कोई हीन अर्थ नहीं है, बल्कि वहाँ के दूर के रिश्तेदार को दास बनाकर रख लिया जाता है और बाद में उसके साथ कन्या का विवाह करा दिया जाता है। तो इस प्रकार की विवाह दत्तक विवाह कहा गया है। और अंतिम वह प्रकार जीवन साथी तरीके के चुनने का तरीका जो 10वां है आखिरी, वह है विधवा उत्तराधिकार विवाह। इस प्रकार के विवाह में दामाद को सास से या एक भाई को अपने मृतक भाई की पत्नी से या पुत्र को सौतेली माताओं से उत्तराधिकार में विवाह करना पड़ता था। सेमा नागाओं में पुत्र अपनी सगी माता को छोड़कर अन्य विधवा माताओं से विवाह करता है। तो ऐसे विवाह के पीछे संपत्ति पर अधिकार पाना है। तो लोबी का मत है कि इन लोगों में भी स्त्री को भी संपत्ति के रूप में स्वीकार किया गया है। जहाँ देवर विवाह प्रचलित है वहाँ भी भाई को अपने मर्द भाई की पत्नी से विवाह करना होता है, जैसा कि मध्य भारत की जनजातियों में प्रचलित है। गारो जनजाति में सबसे छोटी पुत्री के पति को, जिसे नौक्रोम कहते हैं, अपने विधवा सास से विवाह करना होता है, जिससे कि नौक्रोम दाम्पति को पारिवारिक संपत्ति प्राप्त हो सके। तो इस प्रकार जनजातियों में जीवन साथी प्राप्त करने के ये 8 तरीके बताए गए हैं जो प्रचलित हैं। थैंक यू, धन्यवाद।